नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिंदुस्तान में दिवंगत नेता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। पासवान के बारे में कहा जाता था कि अच्छे से अच्छा राजनीतिक विशेषज्ञ जो अनुमान नहीं लगा पाता था, रामविलास पासवान उसे आसानी से भाप जाते। पूरे देश में जनता का क्या मूड है, इसका अंदाजा उनसे अच्छा कोई नहीं लगा पाता था। इसलिए पासवान जिस पाले में होते थे, सत्ता भी उसी पाले में चली जाती थी। 1989 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में पासवान जिस दल के साथ सत्ता में गए, उसी दल या उसके गठबंधन की सत्ता हाथ में आ गई। जब पासवान बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी सत्ता में रही। जब जनता दल में गए तो जनता दल सत्ता में आ गई। अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस से गठबंधन किया तो कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में बनी रही। 10 साल बाद कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से गठबंधन किया तो उसके बाद बीजेपी के हाथ में सत्ता आ गई। रामविलास पासवान की परंपरा को उनके पुत्र चिराग निभाते दिखाई दे रहे हैं और अब चुनावी मौसम वैज्ञानिक अमेरिका को भी मिल गया है। तो कौन है अमेरिका का रामविलास पासवान? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमेरिका में इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत कुछ भारत में हुए चुनाव की याद दिलाता दिखाई दिया। फ्री की योजनाओं की गूंज सुनाई दी, संविधान संकट में है का नारा गूंजा। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही कैंपों की तरफ से कहा गया कि अगर उनका विरोधी चुनाव जीत गया तो फिर अमेरिका में कभी चुनाव नहीं होगा, तानाशाही आ जाएगी। यानी अमेरिका का ये आखिरी चुनाव है। बहुत कुछ वैसा ही जैसा कि भारत में इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी सुनाई दे रहा था। इसके साथ ही अमेरिका में भी चुनाव से पहले दल बदल का खेल चला, जैसा कि हम भारत में देखते ही रहते हैं। उसी तरह से अमेरिका में भी नेता चुनावी माहौल देखकर राजनीतिक पार्टियां बदलते रहते हैं। भारत में दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान को चुनावी मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। यानी कि चुनाव से पहले वो पाला बदल देते थे और सरकार में बने रहते थे। और अब तुलसी गबार्ड को भी अमेरिका का रामविलास पासवान कहा जा रहा है। 2013 से 2021 तक डेमोक्रेट से कांग्रेस वुमन रही गबार्ड चुनाव से पहले पाला बदलते हुए रिपब्लिकन ज्वाइन कर लिया था। अब उनको ट्रंप से तोहफा मिला है। उनको नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बना दिया गया है। 2019 में गिबार्ड ने डेमोक्रेट से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के नामांकन के लिए कमला को भी चुनौती दी थी। हालांकि डेमोक्रेट से वो उम्मीदवार नहीं बन पाई, मगर उन्होंने 2024 के चुनावी अभियान में पानी पी पी कर डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को कोसा था। अब अमेरिकी चुनाव मौसम वैज्ञानिक गबार्ड को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा तोहफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी में भी शामिल किया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को ऑफिशियल एक्स ट्रंप वॉर रूम पर पोस्ट पर पूर्व कांग्रेस वुमेन और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड की नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि डीएनआई के डायरेक्टर पद पर नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने गबार्ड को प्राउड रिपब्लिकन बताते हुए आशा व्यक्त की कि वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी में निडरता लेकर आएंगी। एक्स पर पोस्ट से ट्रंप ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि पूर्व कांग्रेस सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर डीएनआई के रूप में काम करेंगी। 2 दशकों से तुलसी ने हमारे देश और सभी अमेरिकों की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए नामांकन करने की वजह से उन्हें दोनों दलों में समर्थन प्राप्त है। वो अब एक प्राउड रिपब्लिकन है। मुझे पता है कि तुलसी हमारे खुफिया विभाग में अपने शानदार करियर में निडरता की भावना लाएंगी, हमारे संवैधानिक अधिकारों की वकालत करेंगी और ताकत के साथ माध्यम से शांति सुनिश्चित करेंगी। तुलसी हम सभी को गौरवान्वित भी करेंगी। अब हम आपको तुलसी गबार्ड के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। आखिर वो कौन है जिन्हें अमेरिका का रामविलास पासवान कहा जा रहा है? तुलसी गबार्ड रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करने से पहले डेमोक्रेटिक नेता रह चुकी हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से 2013 से 2021 तक हवाई आइलैंड के दूसरे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्शन का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ने से पहले कई संगीन उन पर आरोप भी लगाए गए थे। उन्होंने पार्टी पर युद्ध की उम्मीदवारी होने का आरोप लगाया था। पहले नाम की वजह से तुलसी गबार्ड को लोग भारत से जोड़कर देखते हैं। पहला उनका जो नाम है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। दरअसल उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था, इसलिए उनकी मां ने अपने सभी बच्चों का नाम हिंदू नाम से रखा था। हालांकि गबार्ड का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं है। गबार्ड भी खुद को हिंदू मानती हैं। बात हम अमेरिका के चुनाव की करें तो अमेरिका में भारतवंशियों की आबादी का करीब 50 लाख हिस्सा वहां पर है, जिसमें से 30 लाख के करीब मतदाता हैं। अमेरिका में इस बार 16 करोड़ लोगों को वोटिंग का अधिकार था। ऐसे में भारतीय मूल के लोगों की संख्या कुल मतदाताओं की 2% थी। अगर प्रवासी समुदाय की बात करें तो अमेरिका में मैक्सिकन के बाद सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय वंशियों का ही है।
और इसीलिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही तरफ से भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ रहता आया है, पहले से भी रहा है, और इस बार तो कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से उम्मीदवार भी थी, जो भारतीय मूल की ही महिला है। ऐसे में उनके प्रति वोटरों का झुकाव ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जो बाइडेन की नीतियों को लेकर अमेरिका में चल रही नाराजगी का असर हैरिस के चुनाव अभियान पर पड़ा और इस बार के चुनाव में भारतीय समुदाय ने बड़ी संख्या में ट्रंप के पक्ष में वोटिंग की। वैसे भारतीय मूल के लोगों के बीच हैरिस को ज्यादा वोट मिले, लेकिन ये 4 साल की तुलना में बेहद कम हो गए। अमेरिका के मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2019 के चुनाव में भारतीय मूल के 20% से भी कम लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया था, जो इस बार बढ़कर 35% के आसपास हो गया और इससे ज्यादा भी माना जा रहा है। और ट्रंप ने भी इस बार अपनी जीत में प्रवासियों की भूमिका को स्वीकार किया था और इसी के चलते वो अपने मंत्रिमंडल में प्रवासियों को भी बड़ी संख्या में जगह दे रहे हैं। फिलहाल तुलसी गिबार्ड को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि चुनावी मौसम में जो राजनीतिक हवा को सही तरीके से भांप लेता है, उसे भविष्य में उसका फायदा जरूर मिलता है, नहीं तो हालत अशोक तंवर जैसी भी हो सकती है। दरअसल हम अशोक तंवर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, अशोक तंवर की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको समझा देते हैं। अशोक तंवर एक समय हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध के चलते उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, तो उन्होंने पार्टी को ही अलविदा कह दिया। 3-4 बार दल बदलने और फिर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उन्हें सिरसा से चुनाव में टिकट दे दिया, लेकिन तंवर चुनाव हार गए। फिर जब हरियाणा विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी ने तंवर को स्टार प्रचारक बनाया। तंवर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी बीजेपी के पक्ष में रैलियां कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव प्रचार समाप्त होने से 2 घंटे बचे थे तो अचानक ही उन्होंने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तंवर यह मानकर चल रहे थे कि हरियाणा में अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और नई सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो तंवर की हालत देखने लायक थी, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई और अब चर्चा चल रही है कि तंवर एक बार फिर से बीजेपी से तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस तंवर की सबसे बड़ी विरोधी माने जाने वाली कुमारी शैलजा के हाथ में ताकत देने का मन बना रही है। इसलिए कहा जाता है कि चुनावी मौसम वैज्ञानिक बनना आसान नहीं होता, जरा सी चूक हो गई तो सारा का सारा राजनीतिक कैरियर दांव पर लग जाता है, क्योंकि अब पाला बदलना इतना आसान भी नहीं है और मौसम को भांपना भी आसान नहीं है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मौसम को भांपने वाले नेताओं में अगर किसी का नाम आता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह आभास हो जाता है कि पाला किधर जाने वाला है और उधर वो मूव कर जाते हैं। दरअसल आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनने वाली थी तो उससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो उनका मौसम विज्ञान गड़बड़ा जाता है और फिर वो अब किस स्थिति में सब जानते हैं। वो अब समाजवादी पार्टी से बाहर होकर अपनी पार्टी बना रहे हैं। तो ये सब करना आसान भी है, आसान के साथ साथ मुश्किल भी है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक को बहुत मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल आप इस रिपोर्ट से क्या कुछ समझते हैं, अमेरिका के चुनाव को आप कैसे देखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।